लाइसोसोम्स सेल के ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, इसकी बहुरूपता होती है, कई रूप में ये मिलता है। लाइसोसोम्स की जो एंजाइम्स होती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसाइज होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पेनिट्रेट करती हैं, फिर वहाँ से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आती हैं और गोल्जी नेटवर्क में ये ट्रांस गोल्जी में ये वेसिकल्स में इनक्लोज हो जाते हैं और वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स वहाँ से ट्रांस गोल्जी से कट के बाहर आती हैं और वो फ्यूज़ करती हैं अर्ली एंडोसोम से। एंडोसोम भी जो है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है और जब अर्ली एंडोसोम से वो फ्यूज़ करेगा तो फ्यूज़न के बाद एंडोसोम में के मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप होता है जो कि एटीपी ड्रिवन होता है और उसके हेल्प से एटीपी के एक्सपेंडिचर से जो एंडोसोम के मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप हैं वो हाइड्रोजन आयन को या प्रोटॉन को साइटोप्लाज्म से पंप करते हैं इनसाइड एंडोसोम और बहुत जल्दी एंडोसोम का एसिडिफिकेशन होता है। तो एंडोसोम में जो भी बाहर की चीज़ें हैं एक्स्ट्रा सेलुलर है, चाहे वो पिनोसाइटोसिस के थ्रू आ रहा है या एंडोसाइटोसिस के थ्रू मटेरियल आ रहा है, वो सब एंडोसोम के साथ फ्यूज़ कर जाता है और एंडोसोम का जो एसिडिफिकेशन होगा वो क्विक, अगर वो तीन तरह से चीज़ें आएंगी, पिनोसाइटोसिस के थ्रू आएगी, फाइगोसाइटोसिस के थ्रू आएगी या रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू आएगी। तो जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू आएगी चीज़, वो जो है उसके रिसेप्टर्स जो हैं फ्री कर दिए जाएंगे और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चले जाएंगे, फिर से दूसरे फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे और जो लिगेंड है वो सेल के इंटीरियर को पास ऑन होगा। एसिडिफिकेशन से वो बहुत जल्दी ही रिसेप्टर को फ्री कर देता है और लिगेंड को सेल के अंदर की तरफ मूव कराता है। जब एसिडिफिकेशन होता है अर्ली एंडोसोम का, फिर लाइसोसोम में ट्रांस गोल्जी से जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बनती हैं उसमें एंजाइमेटिक कंटेंट्स होते हैं। वो एंजाइमेटिक कंटेंट्स जो हैं अर्ली एंडोसोम से फ्यूज़ करके और वहाँ पर फिर इस लाइसोसोम के फॉर्मेशन में प्रोटॉन पंप वहाँ भी फंक्शन करता है और उसका जो एसिडिक मीडियम है नियरली 4.6 to 5 pH जो है मेंटेन हो जाता है और इस प्रोटॉन पंप के दौरान जो हाइड्रोलाइजेज हैं लाइसोसोम्स के वो एक्टिव फेज में आ जाते हैं, प्रोसेस हो जाते हैं और तब वो लाइसोसोम का फुल कोटा होता है। जो लाइसोसोम्स की पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर्स हैं वो होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम या इसको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। ये कोई डाइजेस्टिव प्रोसेस फंक्शन नहीं करता है। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम एंडोसोम से फ्यूज़ करता है तब जाके ये वो मैच्योर होता है, प्रोसेस होता है, मैच्योर होता है, तब जाके उसका फंक्शन स्टार्ट होता है, डाइजेस्टिव फंक्शंस। करीब करीब 50 एंजाइम्स लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं और सब के सब एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन करते हैं। लो पीएच पर फंक्शन करेंगे और वो लो पीएच नियरली 5.5 के करीब होता है। जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं, जब प्राइमरी लाइसोसोम एंडोसोम से फ्यूज़ करेगा तब जाके वो सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनते हैं और वहाँ पर डाइजेस्टिव फंक्शन होते हैं इनके। तो ये देखिए, ये एक हेट्रोफाइगोसोम है या जिसको कहेंगे डाइजेस्टिव वैक्यूल, ये बन रहा है। ये गोल्जी नेटवर्क है और गोल्जी नेटवर्क से प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। जिन चीज़ों को सेक्रीट होना है, जो कंसंट्रेट हो जाती हैं, वो प्रोटीन्स जो हैं अब कही जाती हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल। तो ये देखिए, इसमें स्टोरेज ग्रेन्यूल है, ये फ्यूज़ करेगा एंडोसाइटिक वेसिकल के साथ और ये बन गया डाइजेस्टिव वैक्यूल और हेट्रोफाइगोसोम इसको कहेंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ एंडोसाइटोसिस के थ्रू ली गई है उन चीज़ों का ब्रेकडाउन होगा एसिड हाइड्रोलिसिस के द्वारा। जो भी उसके हाइड्रोलाइजेज हैं उनका ब्रेकडाउन करेंगे और ब्रेकडाउन करके स्मॉलर पार्ट्स में उसको करेंगे, पहुंचाएंगे। तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे जो भी पार्टिकल आएगा। और दूसरा काम होगा, अब ये हेट्रोफाइगोसोम जो होगा वो आफ्टर डाइजेशन रेसिडुअल बॉडी बनाएगा जिसमें अनडाइजेस्टेड
फूड मटेरियल रहेगा। और ये जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। सभी यूकैरियोटिक सेल्स का ये मतलब हो गया कि वो एनिमल सेल्स होंगे, वो प्लांट सेल्स होंगे और वो प्रोटिस्ट होंगे। प्रोटोजुअन्स में भी ये पाया जाता है। प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स के नंबर बहुत कम पाए जाते हैं और जब सीडलिंग होती है तो उस समय कुछ सीडलिंग के दौरान, जर्मिनेशन के दौरान ये प्रोटीन्स और स्टार्च का डाइजेशन करते हैं ताकि जर्मिनेशन प्रॉपरली हो सके। और रेस्ट जो फंक्शन लाइसोसोमल फंक्शन होता है वो जो प्लांट सेल्स में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, वो वैक्यूल जो है लाइसोसोम का भी फंक्शन करती है। ये देखिए, ये सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया, ये रेसिडुअल बॉडी हो गई। और कभी कभी ये ऑटोफेजिक वैक्यूल भी बनती है। तो ऑटोफेजिक वैक्यूल में क्या होगा कि कभी कभी सेल्स जो हैं अपने ऑर्गेनेल्स का रिन्यूअल करते रहते हैं, ओल्ड को हटाते हैं और न्यू ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो नए ऑर्गेनेल्स फॉर्म होते हैं तो ओल्ड को हटाए बिना तो होगा नहीं। तो ओल्ड जो है, जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ टिश्यूज़ में माइटोकॉन्ड्रिया विदिन 10 डेज रिन्यू होती रहती हैं। हर एवरी 10 डेज पर वो माइटोकॉन्ड्रिया फिर लाइसोसोम्स के द्वारा डिस्ट्रॉय की जाएंगी और नई माइटोकॉन्ड्रिया उनकी जगह पर बनती रहेंगी। एक ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको लाइसोसोमल एक्शन में जाना है। तो ये देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके ऊपर रैपर का काम करेगा। एक दो रैप करके फिर ये आ जाएगा, लाइसोसोम के साथ कांटेक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ ये वेसिकल बन गई और वो वेसिकल जो है लाइसोसोम्स के द्वारा फ्यूज़ हो रही है। तो जब इस फ्यूज़न होगा तो इसका देखिए डिस्ट्रक्शन काज करेगा। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट्स में टूट रही है और फिर ये ऑटोफेजिक जो लाइसोसोम है ये रेसिडुअल बॉडी बनाएगा और रेसिडुअल बॉडी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू चीज़ों को बाहर करेगी। ऑटोफेजिक वैक्यूल और ऑटोलिसिस में एक डिफरेंस है। ऑटोफेजिक वैक्यूल या ऑटोफैगोसोम में लाइसोसोमल जो डिस्ट्रक्शन होता है वो सेलेक्टेड ऑर्गेनेल्स का होता है। ऑटोलिसिस में जो डिस्ट्रक्शन होगा वो कंप्लीट सेल का डिस्ट्रक्शन होगा। इसमें सिलेक्शन नहीं रहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को करें या माइटोकॉन्ड्रिया को करें या किस ऑर्गेनेल को करें। तो इसमें सिलेक्शन नहीं, इसमें सिलेक्शन है। और जो ऑटोलिसिस है इसमें सिलेक्शन नहीं है, इसमें कंप्लीट सेल का ब्रेकडाउन होता है। प्रोटोजुअन्स में जो रेसिडुअल बॉडी बनती है, अगर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह जाता है तो उसका डिफिकेशन होता है। डिफिकेशन के द्वारा वो सेल से बाहर करता है। और एनिमल्स में इसका जो है, अगर जल्दी क्विकली ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिमूव नहीं हो पाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसकी डिलीवरी अगर स्लो है तब वो अकोमुलेट होता है सेल के अंदर लाइसोसोम्स में और उसके वर्किंग में ये इंटरफियर करता है और ये एक कारण बनता है एजिंग प्रोसेस के लिए। ये इनके इस तरह से ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है आपको इसमें बताया गया। तो जो कोई भी चीज़ें सेल के अंदर, ये सेल की देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के अंदर जो कोई भी चीज़ आएगी, चाहे वो पिनोसाइटोसिस से आए, फाइगोसाइटोसिस से आए, उसका डिस्ट्रक्शन होगा। इसके द्वारा वन आउट ऑर्गेनेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा, उसको रिमूव किया जाएगा। और ये जो सेल डेथ होती रहती है उसको, उसकी ऑटोलिसिस करेगा। यहाँ देखिए पूरा लाइसोसोम रप्चर कर गया और रप्चर के द्वारा इसकी एंजाइम्स पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो इसका जो फंक्शन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है। मेनली इसका इंट्रा सेलुलर डाइजेशन फंक्शन है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी डाइजेशन ये करता रहता है। जो इसका दूसरा फंक्शन है वो मेटामॉर्फोसिस में ये हेल्प करता है। जब टैडपोल लार्वा, एम्फीबिया का जो टैडपोल लार्वा है वो एडल्ट फ्रॉग में जब कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फोसिस के थ्रू, तो टैडपोल के टेल के रिग्रेशन में उसको समाप्त करने में ये लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं हेल्पफुल होती हैं। और जो एंजाइम होती है वो कैथेप्सिन कही जाती है, जो टेल के रिग्रेशन में के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट फंक्शन जो इसका है वो है जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन में।
आप जानते होंगे कि स्पर्म में एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी के द्वारा होता है और उसके अंदर एक्रोसोम के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स होती हैं और उस एंजाइम में एक बहुत प्रोमिनेंट एंजाइम है हायालुरानिडेज करके होती है ये है। और ये एंजाइम जो है ओवम के चारों तरफ जो स्ट्रक्चरल सराउंडिंग होती है उसको डिज़ाल्व करने में, स्पर्म के लिए क्लियर पैसेज बनाने में हेल्प करती है। जो ल्यूकोसाइट्स हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक तरह से सोल्जर्स का काम करते हैं हमारी बॉडी में, वो पेट्रोल करते रहते हैं और जो भी सेल डेब्री है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको ये इनगल्फ करते हैं एंडोसाइटोसिस के थ्रू और उसको लाइसोसोम्स को प्रेजेंट करते हैं अपने अंदर और लाइसोसोमल ब्रेकडाउन करके फिर उनको बाहर करते हैं। इनको लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। सुसाइड बैग्स इसलिए कहते हैं कि ये अपने ही सेलुलर ऑर्गेनेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है या पूरे सेल का डिस्ट्रक्शन काज करता है, तो स्वतः को ये समाप्त कर देता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ टिश्यूज़ में रिन्यू होती रहती हैं एवरी 10 डेज़ पर। तो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए, ये अपने रैपर में लेके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी मेम्ब्रेन जो है लाइसोसोम के मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होके इसको डिस्ट्रॉय कर रही है। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ेज़। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ेज़ जो हैं ये जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं और ये इनके कारण होते हैं म्यूटेशंस। कुछ ऐसे जीन्स जो एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं वहाँ पर म्यूटेशन हो जाता है और उन म्यूटेशंस के कारण लाइसोसोमल एंजाइम्स डिफेक्टिव हो जाती हैं और पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स का डाइजेशन जो है प्रॉपरली नहीं कर पाती हैं, तो वो अकोमुलेट होने लगता है सेल्स के अंदर, लाइसोसोम के अंदर। जब लाइसोसोम के अंदर वो अकोमुलेट होने लगते हैं तब वहाँ पर वो इंटरफियर करते हैं या सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके द्वारा जो डिज़ीज़ मेन एक काज होती है, बड़ी पॉपुलर डिज़ीज़ है गोशे डिज़ीज़। गोशे डिज़ीज़ में क्या होता है कि इसमें लिपिड्स का अकोमुलेशन होने लगता है लाइसोसोम्स में, अनडाइजेस्टेड रह जाती है क्योंकि इनकी एंजाइम्स जो हैं वो डिफेक्टिव हो जाती हैं और लिपिड्स का डाइजेशन नहीं कर पाती, तो उनके अकोमुलेशन से वो सेल में इंटरफियर करती हैं और सेल की डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसमें मसल्स वीक हो जाती हैं और मेंटल इलनेस हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मेनली लीवर में और स्प्लीन में के सेल्स जो होते हैं उनके जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो गोशे डिजीज़ में ख़ास तौर से डिफेक्टिव हो जाते हैं।